Hello cadets, myself Captain Shaila Mengane, Associate NCC Officer. Welcome you all. In the series of NCC Certificate Exam Preparation, today we will study about personality development. Weightage in BNC Certificate exam is given here. Introduction to Personality Development. एक व्यक्ति का व्यक्तित्व मानसिक विशेषताओं का जटिल है जो उन्हें अन्य लोगों से अद्वितीय बनाता है। इसमें विचार और भावनाओं के सभी पैटर्न शामिल है जो हमें विशेष तरीके से चीजों को करने और कहने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्तित्व विकास एक व्यक्तित्व विकसित करना है, न कि एक व्यक्तित्व विकसित करना है, ताकि लक्षित समूह के साथ स्वयं के बारे में एक मजबूत सकारात्मक धारणा बनाई जा सके। दीर्घकाल में सिद्ध करने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैंने आपको पूछा कि आप में कौन कौन से स्किल है, तो आपका जवाब आएगा, कोई बोलेगा रीडिंग, राइटिंग, देन स्पोर्ट्समैनशिप, कोई कहेगा मुझे बैंक के बारे में सब पता है, सब कर सकती हूँ, मुझे अच्छे से ये आता है, क्या बोलते हैं, संभाषण करना आता है, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आता है। अगर ये सारे स्किल्स को यानी कौशल को हम क्लासिफाई करेंगे तो ये होगा टाइप्स ऑफ स्किल। फर्स्ट वन इज लिटरेसी स्किल यानी साक्षरता कौशल, पढ़ना, लेखन और अंकगणितीय कौशल। लैंग्वेज स्किल में आता है मतलब भाषा कौशल, लेखन और भाषण में भाषा का उपयोग करना, पैसा जमा करने या निकालने के लिए बैंक फॉर्म भरना। थर्ड टाइप इज फंक्शनल स्किल मतलब मैप पढ़ने के लिए, रेलवे टिकट बुक करने के लिए, फ्यूज किए गए बल्ब और किंतु लीकी टैप ठीक करने के लिए जो स्किल्स यूज होते हैं, जो स्किल्स इस्तेमाल होते हैं, उसे फंक्शनल स्किल कहते हैं। वोकेशनल स्किल्स मतलब व्यावसायिक, आजीविका के अवसरों को बढ़ाना, बढ़ईगिरी, सिलाई, मेकिंग, हस्तशिल्प, मत्स्य पालन इत्यादि। स्पोर्ट्स स्किल खेल कौशल, एक टीम के हिस्से के रूप में या खिलाड़ी के रूप में मैदान पर खेलने में सक्षम जो होता है उसमें खेल कौशल होता है। कल्चरल स्किल यानी कि सांस्कृतिक कौशल, समूह की आत्माओं को हल्का करने की क्षमता, वह गतिविधियों से संबंधित है जो एक रास्ता को तोड़ सकती है, जैसे चुटकुले, एनर्जाइजर एक्सेट्रा। मीन्स कैपेसिटी टू लाइटन द स्पिरिट ऑफ द ग्रुप he or she belong to with activities that can break the monotony, use of jokes, energizer मतलब अगर कोई ग्रुप में खड़ा है तो वो ग्रुप को कैसे हंसाया जाए, ये जिसके पास होता है उसे कल्चरल स्किल यानी सांस्कृतिक कौशल कहा जाता है। लाइफ स्किल मीन्स जीवन कौशल, इसमें आता है आत्म जागरूकता, सहानुभूति, रचनात्मक सोच, महत्वपूर्ण सोच, प्रभावी संचार, पारस्परिक संबंध, निर्णय लेना और समस्या को हल करना, तनाव से मुकाबला करना, भावनाओं का मुकाबला करना। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्किल मतलब जीवन कौशल की अवधारणा। ये कौशल कैसे प्राप्त किए जाते हैं? स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू practice and patience. A skilled person use less time, energy and resource to a job and produce quality results. Enhancing life skill enable us
to adapt to situations and peoples and help us to lead a healthy and positive life. मतलब अभ्यास और धैर्य के माध्यम से कौशल हासिल किए जाते हैं। एक कुशल व्यक्ति नौकरी करने के लिए कम समय, ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करता है और गुणवत्ता के परिणाम पैदा करता है। जीवन कौशल बढ़ाने से हम परिस्थितियों और लोगों के अनुकूल होने में मदद मिलती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO has defined life skill as follows. Life skill are abilities for adapting positive behavior that enable individual to deal effectively with the demand and challenge of everyday life. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जीवन कौशल को ऐसे परिभाषित किया है कि जीवन कौशल सकारात्मक व्यवहार को अपनाने की क्षमता है जो व्यक्तियों को रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों और चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। There are 10 core life skills which help in enhancing the personality of an individual and they are 10 लाइफ स्किल्स है और उसमें पहला है सेल्फ अवेयरनेस मतलब स्वयं की पहचान, अपने चरित्र, ताकत और कमजोरियां, इच्छा, पसंद नापसंद, स्वयं के बारे में अच्छे बिंदुओं से अवगत होने से युवाओं को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना का निर्माण करने में मदद मिलती है। अपनी कमजोरियों से अवगत होने के कारण हम लोग, आप लोग और अधिक सीखने के लिए तैयार होते हैं। इससे उन्हें इससे अपनी क्षमताओं के संबंध में उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने में भी मदद मिलती है। सेकंड टाइप ऑफ लाइफ स्किल इज एम्पैथी यानी सहानुभूति। क्या किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति के प्रति संवेदनशील होने की क्षमता है? उसकी चिंताओं, आशंकाओं और जरूरतों को समझने के लिए और वे कैसा महसूस करते हैं। सहानुभूति इसमें अद्भुत काम करती है। जब हम इसे अपने रिश्तों पर लागू करते हैं, अपने प्रियजन, सहपाठी, माता पिता, दोस्त, भाई बहन, कलीग्स यानी सहकर्मी इनके साथ, अगर हमें समाधानों के करीब जाने, संघर्षों के हल करने के लिए और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। क्रिटिकल थिंकिंग इज थर्ड टाइप ऑफ लाइफ स्किल। वस्तुनिष्ठ तरीके से सूचना और अनुभव का विश्लेषण करने की क्षमता है। यह हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानने और उनका आकलन करने में हमारी मदद कर सकता है, जैसे कि मीडिया और सहकर्मी दबाव such as media and peer pressure influence. क्रिएटिव थिंकिंग में क्या है? तो रचनात्मक सोच, रचनात्मक मौजूद विचारों के संयोजन, परिवर्तन या पुनः उपयोग करके नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता यानी क्रिएटिव थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या समाधान कौशल, हमें हमारे जीवन में समस्याओं से निपटने के लिए सक्षम करें। समस्या समाधान की प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल हैं। वे समस्या की पहचान कर रहे हैं, उपलब्ध विकल्प की खोज कर रहे हैं और सर्वोत्तम संभव समाधान पर निर्णय ले रहे हैं। डिसीजन मेकिंग is one type of life skill. मतलब निर्णय लेना, विषय के मौजूद ज्ञान पर आधारित विभिन्न विकल्पों में से प्रत्येक के सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम को ध्यान में रखते हुए चुनना। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध, सकारात्मक संबंधों को स्थापित करने की क्षमता हमें उन लोगों के साथ सकारात्मक तरीकों से परेशान करने में मदद करती है जिनके साथ हम बातचीत करते हैं। इसका मतलब यह है कि मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना और बनाए रखना
जो हमारे मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रचनात्मक रूप से संबंधों को समाप्त करने में सक्षम हो। सकारात्मक संबंध शामिल व्यक्तियों की वृद्धि में मदद करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संचार का क्या अभिव्यक्ति की क्षमता मौखिक या लिखित भाषा के माध्यम से और गैर मौखिक रूप से इशारों और शरीर की गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है। कोपिंग विथ इमोशंस भावनाओं से मुकाबला करना उन प्रमुख भावनाओं के बारे में पता होना जो किसी भी समय मन को पसंद करती है। यह जानना कि भावनाएं व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है और भावनाओं का उचित रूप से जवाब देने में सक्षम है। कोपिंग विथ स्ट्रेस तनाव से मुकाबला करना ये भी एक स्किल है। हमारे जीवन में तनाव के स्रोत को पहचानने का मतलब है यह पहचानना कि यह हमें शारीरिक और भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित करता है और हमारे पर्यावरण या जीवन शैली को बदलकर और आराम करने के तरीके सीखने से हमें तनाव के हमारे स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यूज ऑफ स्कोर इन डेली लाइफ ये जो हमने 10 लाइफ स्किल देखे हैं इसका अपने डेली लाइफ में क्या कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस स्व जागरूकता क्या ताकत और कमजोरी हर एक है कर सकते हैं बहुत तेज मजबूत आदि। ये तो इसमें ये है कि अ, ये प्रैक्टिकल है स्किल बढ़ाने का। अ, आपको खो खो खेल में शामिल किया जाएगा और उसके बाद ये सवाल किए जाएंगे ये हमने देखे हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंड शेपिंग द पर्सनैलिटी व्यक्तित्व भावनाओं विचारों और व्यवहारों की विशेषताएं और प्रतिरूप है। Personality is the characteristics and pattern of feeling, thought, and behavior which make a person exceptional, one of a kind, and exclusive to his or herself. मतलब व्यक्तित्व भावनाओं विचारों और व्यवहारों की विशेषताएं और प्रतिरूप है जो व्यक्ति को असाधारण एक तरह का और अपने लिए अनन्य बनाते हैं। लोग एक दूसरे से अलग होते हैं जिसमें समान जुड़वा शामिल होते हैं जो उंगलियों के निशान और व्यक्तित्व में भिन्न होते हैं। एक स्वस्थ आत्म छवि एक मजबूत व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारण कारक है। यह आपके निहित और अधिग्रहित विशेषताओं का कुल योग है। यह जरूरी नहीं कि आप जिस चीज के साथ पैदा हुए हैं बल्कि वह चीज है जिसकी आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। In this topic, we will know about the factor influencing shaping personality, यानी व्यक्तित्व को प्रभावित आकार देने वाले कारक। इसमें शामिल है फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स।
Traditionally, modern psychological studies suggest that factors such as the one below have a lasting effect on an individual personality. तो कौन से फैक्टर है? तो पहला है हेरेडिटरी, मतलब वंशानुगत। अपने व्यक्तित्व को उन जीनों से प्रभावित किया जा सकता है जो आपको अपनी माँ या अपने पिता के पक्ष या दोनों के संयोजन से विरासत में मिले हो। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को प्राप्त करने के अलावा वजन, ऊंचाई, त्वचा इत्यादि। बालों के रंग की तरह मनोवैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण और स्वभाव जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, एक निश्चित सीमा तक वंशानुगत है। दूसरा है सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब स्व विकास। अन्य कारकों में से आत्मविकास सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। आत्म जागरूकता की कुंजी है। यह आपने आप में विश्वास रखता है और क्षमताओं का विकास करता है। तात्पर्य यह है कि एक परिवार की पारिवारिक और पर्यावरणीय पृष्ठभूमि या वर्तमान परिस्थितियों के बावजूद कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ढालने के आरोप नियंत्रण में रहता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि व्यक्तित्व एक बदलती विकसित प्रक्रिया है और वह अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। Environment is also one of the factor which affect personality. पर्यावरण का भी अपने व्यक्तित्व पर, अपने पर्सनैलिटी पे प्रभाव होता है। इसमें है हमारा वातावरण हमारे व्यक्तित्व पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विकास हमारे घर और परिवार, हमारे स्कूल और शिक्षक, काम पर हमारे दोस्त, सहकर्मी के माध्यम से शुरुआती बचपन से ही सभी हमारे व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालते हैं। एजुकेशन बिल्कुल सही है। शिक्षा, इसमें एजुकेशन हमें पता है दो तरह के होते हैं, स्कूल स्मार्ट्स एंड स्ट्रीट स्मार्ट्स। स्कूल स्मार्ट्स मतलब स्कूल से ज्ञान प्राप्त में होता है, जबकि सड़क स्मार्ट यानी स्ट्रीट स्मार्ट से जो व्यक्तित्व है वो सीखने हैं जो सबसे अधिक संभावना वाले स्रोतों से आया है। लाइफ सिचुएशन, जीवन स्थितियां। जीवन में हमारी स्थितियां लगातार बदल रही है और ये हमारे व्यक्तित्व को अलग अलग डिग्री में प्रभावित कर सकते हैं। कुछ के पास जीवन में बेहतर अवसर, बेहतर स्कूल और दूसरों की तुलना में अधिक फायदे हैं। सीखने के कौशल, जीवन कौशल, संचार कौशल और भाषा कौशल हालांकि कुछ में आंशिक रूप से अव्यक्त है, केवल व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और अभ्यास और अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। Now psychological and philosophical factors influencing and shaping the personality, मतलब पुरातात्विक और फिलोसॉफिकल टर्म्स, कारक। इसमें है पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले अनुभव। अनुभव व्यक्ति के प्रमुख निर्धारकों में से एक है। यह किसी व्यक्ति को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसके पास कठोर अनुभव है उसे पीछे छोड़ा जा रहा है। वह अविश्वास की विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकता है और खुद को दूसरों से अलग कर सकता है। दूसरी ओर, अच्छे अनुभव हमें या तो जानबूझकर या अवचेतन रूप से ईंधन दे सकते हैं ताकि समान परिणाम प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। लोग अपने
अनुभव के आधार पर जवाब देते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर में ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, सपने और महत्वाकांक्षा। सपने और महत्वाकांक्षा हमारे व्यक्तित्व को इस तरह से आकार देते हैं कि यह हमारे लक्ष्यों को सुविधाजनक बनाता है। हम प्राथमिकताएं निर्धारित करना शुरू करते हैं और इस तरह की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए हम जिस तरह से है उसे बदलते हैं। इसीलिए ये आकांक्षाएं सबसे मजबूत कारक है जो हमारे दृष्टिकोण को विकसित करते हैं काम और करियर की ओर। सेल्फ इमेज, प्रत्येक व्यक्ति को खुद को काफी अलग समझता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद को अलग समझता है कि दूसरे लोग उसे कैसे देखते हैं। इस प्रकार किसी की आत्म छवि आमतौर पर व्यक्तित्व विशेषताओं को जन्म देती है जो आत्म छवि के भीतर रहती है। जो लोग अपने स्वयं के साथ अत्यधिक महसूस करते हैं वे आत्मविश्वास की एक निश्चित आभा प्रदर्शित करते हैं और हमेशा ऐसा लगता है कि वे बाकी हिस्सों के ऊपर है। वैल्यूज यानी मान, किसी व्यक्ति की निजता उन मूल्यों से प्रभावित है जिस पर व्यक्ति दृढ़ता से विश्वास करता है। एक व्यक्ति जो उच्च नैतिक मानकों का पालन करता है वह समाज का एक सम्मानित सदस्य है। वह अपनी अखंडता के लिए जाना जाता है और न केवल उसके परिवार के सदस्य बल्कि उसके सहयोगी दोस्त द्वारा भी भरोसा किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की विशेषताएं जिनके चरित्र में एक मजबूत नैतिक फाइबर होता है वे किसी व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके। कंक्लूजन अबाउट द psychological and philosophical factors influencing the personality is, वास्तव में आप कई भूमिकाएं निभा सकते हैं, अर्थात पति पत्नी, माँ पिता, पुत्र बेटी, शिक्षक छात्र, बॉस कर्मचारी। इनमें से प्रत्येक आपके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को लागू करते हैं और व्यवहार और जिम्मेदारियों के एक अलग सेट की आवश्यकता होती है। प्रत्येक दिन आपके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं का एक संयोजन आपके व्यक्तित्व का कुल योग बन जाता है। एक अच्छा व्यक्तित्व विकसित करना किसी की समझ में भीतर हो सकता है जिसे व्यक्तिगत विकास में व्यवस्थित चरणों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सेल्फ अवेयरनेस इन डिटेल, आत्म जागरूकता में खुद को और हमारे व्यक्तित्व को जानना और स्वयं को हमारी अपूर्णता को स्वीकार करना शामिल है। इसमें हमारे स्वयं के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। हमारे विचार, भावनाएं जैसे नापसंद, ताकत, कमजोरी, इस तथ्य को जानते हैं कि यद्यपि मैं अपूर्ण हूँ लेकिन फिर भी मैं खुद को पसंद करता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और कई गुणों का अधिकारी हूँ। इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मैं अपूर्ण हो सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं खुद को पसंद करता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और कई गुणों का अधिकारी हूँ। पूर्ण आत्म जागरूकता के लिए एक व्यक्ति के दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। पहला यह है कि हम खुद को अपनी ताकत, कमजोरी, योग्यता आदि के बारे में कैसे महसूस करते हैं और दूसरा यह है कि दूसरे हमें कैसे दिखाते हैं। दोनों विचार एक साथ एक व्यक्ति को एक स्वयं के बारे में पूरी तस्वीर देते हैं। एवरी पर्सन परसीव वन सेल्फ इन 3 एस्पेक्ट, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को 3 पहलुओं में मानता है, स्वयं का अनुभव, वास्तविक आत्म और आदर्श आत्म। मतलब जिस तरह से हम खुद को उस
हिस्से को देखते हैं। वास्तविक आत्म यानी जिस तरह से हम वास्तव में हैं। आइडियल मतलब जिस तरह से हम उस क्षेत्र में होना चाहते हैं। Unhappiness and poor adjustment in persons are mainly because of discrepancies between the perceived and the real or ideal self. व्यक्तियों में नाखुशी और खराब समायोजन मुख्य रूप से बीच की विसंगति का कारण है। माना और वास्तविक या आदर्श स्व में ये नाखुश और खराब समायोजन स्वयं की गलती धारणाओं के कारण होते हैं जो असंतोष की ओर जाता है। आत्म जागरूकता के लिए डायमेंशंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता के निम्नलिखित आयामों को कम किया जाएगा। इसमें पहला है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी सेल्फ रियलाइजेशन आत्म जागरूकता का चरण है। जब दुनिया में एक आत्म और उनके अस्तित्व की आवश्यकता को समझा जाता है। सेल्फ नॉलेज और सेल्फ एक्सप्लोरेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम खुद को अलविदा कहते हैं। यह अन्वेषण और समझ और ज्ञान तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में शारीरिक स्व हमारे अपने शरीर के बारे में ज्ञान, सामाजिक स्व हम समाज के साथ कैसे संबंध रखते हैं और इसके बारे में ज्ञान, चाहे हम सामाजिक हो, बहिर्मुखी हो या अंतर्मुखी हो, प्रकृति की मदद करना, सहानुभूति आदि आंतरिक आत्म हमारे लक्ष्यों, सपने, आकांक्षाओं, रहस्य, भय आदि के बारे में ज्ञान। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास से आत्मसम्मान का निर्माण होता है और यह तभी संभव होता है जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो। सफलता, प्रशंसा, देखभाल, प्यार आदि ऐसे कारक है जो आत्मविश्वास बढ़ाता है। सेल्फ टॉक खुद से बात करना, ये स्वचालित विचार सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। हमारी कुछ आत्म बातें तर्क और कारण से आती है। सेल्फ मोटिवेशन आत्म प्रेरणा वह है जो किसी व्यक्ति को किसी लक्ष्य या लक्ष्य के लिए बाहरी कारणों से नहीं बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए उसकी अपनी आंतरिक इच्छा के कारण बनाती है। अध्ययन, कामकाज, कमाई, रिश्तों के निर्माण जैसी विभिन्न गतिविधियां करना हर किसी के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण गुण है। सेल्फ एस्टीम आत्मसम्मान या आत्ममूल्य से में एक व्यक्ति का व्यक्तिपरक मूल्यांकन शामिल है जो खुद को या कुछ हद तक आंतरिक रूप से सकारात्मक या नकारात्मक है। उच्च आत्मविकास सम्मान हमारे आत्मविश्वास में सुधार करेगा। जिस तरह से हम खुद को देखते हैं, हम अपने लिए, अपनी भलाई, अपने रिश्ते, अपनी खुशी के लिए क्या कर सकते हैं। सेल्फ इमेज आत्म छवि यह है कि कोई अपने आप को कैसे सकारात्मक या नकारात्मक मानता है। सेल्फ कंट्रोल अपने विचारों, भावना, आग्रह, इच्छा, कल्पना, कार्य को नियंत्रित करने की क्षमता को आत्मनियंत्रण किया जा सकता है। सेल्फ पर्पस यह इस दुनिया के संबंध में अपने लिए एक उद्देश्य खोजने की क्षमता है। परिवार, दोस्ती, करियर, शौक और रुचियों के संदर्भ में हमारे लक्ष्य क्या है। जब चरम पर ले जाया जाता है तो इस दुनिया और ब्रह्मांड में हमारे अपने स्वयं के संदर्भ में हमारे लक्ष्य है। यह अपना आत्मबोध है, यानी सेल्फ पर्पस। इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस व्यक्तित्व और विशिष्टता
हर एक इंसान इस दुनिया में अलग अलग गुणों के साथ जन्म लेता है और बाद में वे कुछ हासिल करते हैं जैसे वे जीते हैं और सीखते हैं। यह व्यक्तियों को कौशल में अद्वितीय बनने में मदद करता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को विचार, भावना और व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ बातचीत की व्यक्तिगत शैली को परिभाषित करता है। वैल्यूज। मूल्य एक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति या संस्कृति की मान्यताओं का वर्णन करता है। एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति। एक माइंडसेट का तरीका है जो हम सोचते हैं और चीजों को देखते हैं। हम सभी एक समय या किसी अन्य पर 3 अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ यानी पॉजिटिव, निगेटिव एंड न्यूट्रल। रवैया वह है जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं, मतलब आधा गिलास पानी आधा खाली स्वर और दूसरा आधा भरा हुआ दिखाई दे सकता है। कैरेक्टर। यह सामूहिक गुणों या विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठित करता है, जिसमें उसकी प्रतिष्ठा, नैतिकता और इच्छा शक्ति शामिल है। सेल्फ अवेयरनेस चेक करने के लिए एक्टिविटी दी गई है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन थ्रू SWOT एनालिसिस। An interesting way to become self-aware in the is the use of SWOT analysis, SWOT। आत्म जागरूक बनने का एक दिलचस्प तरीका है SWOT विश्लेषण का उपयोग। एक SWOT विश्लेषण आंतरिक और बाहरी वातावरण पर ध्यान केंद्रित करता है, शक्ति और कमजोरियों की जांच करता है। इंटरनल, एक्सटर्नल, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस। इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज? SWOT एनालिसिस का उद्देश्य पहचान की गई शक्तियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, उन्हें अस्तित्व से बाहर की योजना बनाकर कमजोरियों को कम करना है, खिड़की बंद होने से पहले अवसरों का फायदा उठाना और उनके सामने खतरों को कम करने के लिए आकस्मिक योजनाएं है अमल में लाना। हालांकि हम उन शक्तियों के बारे में समझते हैं जिन्हें हम जानते हैं शाश्वत सकारात्मक पहलू जो नियंत्रण में है और जिन पर आप योजना बना सकते हैं, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस यानी कार्य अनुभव, शिक्षा, मूल्यवर्धित सुविधा, अपने क्षेत्र के भीतर मजबूत तकनीकी ज्ञान, विशिष्ट हस्तांतरणीय कौशल्य, व्यक्तिगत विशेषताएं, अच्छे संपर्क, सफल नेटवर्किंग, पेशेवर संगठनों के साथ सहभागिता इत्यादि। जबकि हम अपनी कमजोरी के बारे में बता रहे हैं, हम इसमें शामिल होने का इरादा रखता है, यानी आंतरिक नकारात्मक पहलू जो आपके नियंत्रण में है, जिसे आप सुधारने की योजना बना सकते हैं। मतलब हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या आता है? तो लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यानी कार्य अनुभव की कमी, कम अंक गलत प्रमुख, लैक ऑफ गोल, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज, लैक ऑफ स्पेसिफिक जॉब नॉलेज, लक्ष्यों की कमी, आत्मज्ञान की कमी, विशिष्ट नौकरी ज्ञान की कमी।
वीक टेक्निकल नॉलेज मतलब कमजोर तकनीकी ज्ञान। वीक स्किल्स मतलब कमजोर कौशल, जैसे कि नेतृत्व, पारस्परिक संचार, टीम वर्क इत्यादि। वीक जॉब हंटिंग स्किल, कमजोर नौकरी शिकार कौशल। और नकारात्मक व्यक्तिगत विशेषताएं, जैसे कि खराब कार्य नैतिकता मतलब पुअर वर्क एथिक, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ मोटिवेशन, इनडिसिसिवनेस, शाइनेस, टू इमोशनल, एक्सेट्रा। The above mentioned are the internal factors which are to be included in the SWOT analysis. In case of the external factors, firstly, it is opportunities, positive external conditions that you do not control, but out of which you can plan to take advantage. आपके क्षेत्र में सकारात्मक रुझान जो अधिक नौकरियां पैदा करेगा। आपकी शिक्षा को बढ़ाकर आपके पास इस क्षेत्र में अवसर हो सकते हैं। आपके कौशल के क्षेत्र में फील्ड की विशेष रूप की आवश्यकता होती है। अपने क्षेत्र में उन्नति के अवसर, आपके द्वारा चुना गया करियर मार्ग अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। मजबूत नेटवर्क। और इसका कंक्लूजन ये है कि स्व जागरूकता को सभी कौशल को जननी कहा जाता है, कौशलों की जननी कहा जाता है। यह एक सोच, सामाजिक कौशल और मैथुन कौशल है। यह मास्टर करने के लिए सबसे कठिन कौशल में से एक है। सेल्फ अवेयरनेस, स्वतःची जाणीव असणे। कई महान संत अपने जीवन को ध्यान और भीतर की ओर देखते हुए बिताते हैं, लेकिन बुद्ध की तरह कुछ ही वास्तव में पूर्ण आत्म जागरूकता प्राप्त करते हैं। दूसरों को जानना ज्ञान है, लेकिन स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। हमारे स्व के बारे में जागरूकता निर्माण की दिशा में पहला कदम है। यह समझ तब हम उन चीजों को बदलने का अवसर और स्वतंत्रता देती है जिन्हें आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं, और जो जीवन आप चाहते हैं उसे बनाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो प्रभावी मतलब प्रभावी संचार में क्या शामिल है, तो पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। एक व्यक्ति बातचीत करता है और दूसरा प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने के लिए सुनता है। मतलब दूसरा क्या सोचता है कि ये अपनी बात पूरी करेगा तब मैं इस पे प्रतिक्रिया दे दूं। वार्तालाप जानकारी पूर्ण हो सकता है, प्रश्नों के रूप में एक बातचीत और वक्तव्य या खुले प्रश्न निर्देश इत्यादि। और स्थिति औपचारिक या अनौपचारिक हो सकती है। रिश्तों में संचार आमतौर पर अनौपचारिक होता है। भाषण की समस्या, बहुत लंबे वाक्य, कांपना, बहुत धीरे बोलना, समस्याओं को सुनना, श्रोताओं को बीच में रोकना, जोर से शोर करना आदि सभी उचित संचार में बाधा डालते हैं। These are the barriers in communication. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, गैर मौखिक संचार वह है जो कई बातों का अर्थ देता है और प्रशंसा और अस्वीकृति दोनों को संप्रेषित कर सकता है। इसमें स्वर की आवाज, सिर हिलाना, मौन का उपयोग करना, मुस्कुराते हुए शरीर की मुद्रा, स्पर्श, अनुमोदन या अस्वीकृति का संचार करने के लिए सिर का हिलाना, आश्चर्य प्रकट करने के लिए आईब्रोज उठाना, व्यक्तियों से दूरी, साथ खेलना आदि शामिल है। ध्यान केंद्रित करने के बजाय हाथ में ऐसा कुछ करना। प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए शरीर की भाषा का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आप बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से दूसरों को सराहना करते हैं
दूसरों की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए और आमतौर पर जो आप सुन रहे हैं उसे दिखाते हुए प्रतिक्रिया करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन also involve listening, मतलब सुनना। संचार के दौरान एक व्यक्ति बात करता है, दूसरा सुनता है। श्रोताओं को स्पीकर को बीच में लाए बिना और संबंधित तरीके से बाद में प्रतिक्रिया देने वाले सभी पर ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग सुन सकते हैं लेकिन जानते हैं कि पूरा संदेश क्या है। कुछ लोग प्रतिक्रिया करते हैं जब केवल आधा कहा जाता है। ऐसे लोग हैं जो चुनिंदा तरीके से सुनते हैं, जो संदेश को बहुत याद करते हैं और केवल उसके या उसके लिए प्रासंगिक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मीन्स फोकस ऑन द पॉइंट। शायद ही कभी वेदों ने हमारे दोस्तों और अन्य लोगों की बात नहीं मानी। कभी कभी वे हमारी बात नहीं मानते। किसी भी स्थिति में संचार और समझ में समस्या होगी। हाउ डू वी नो इफ समवन इज नॉट लिसनिंग टू अस? कोई हमारी बात सुनता नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इन फैक्टर से कई और देख रहा है, संचार को बाधित करता है, लगातार घड़ी की ओर देखता है। मतलब ऐसे होता है ना, आप ट्रूप में खड़े हो, आपका कमांडर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है लेकिन आप इधर उधर देख रहे हैं। कोई उधर वहां से अगर पास हो रहा है, जैसे कुत्ता जा रहा है तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है। तो इसका बोलते हैं कि कमांडर को तब पता चलता है कि कैडेट अपनी बात नहीं सुन रहे हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? तो लगातार घड़ी की ओर देखना, संचार को बाधित करना, कुछ करने और लौटने के लिए तैयार हो जाता है, सलाह देता है, सजेशंस, किसी और से बात करता है, फोन का जवाब देता है, कुछ काम करने के लिए शुरू होता है, काम करना बंद नहीं करता है, कहता है कि वह 1 मिनट में वापस आ जाएगी और वापस नहीं आएगी, उब लगता है, मतलब looks bored. Then what are the components of communication? The components are source and receiver. This is message is passing through channel and then feedback. यह है संचार के घटक, स्रोत, प्राप्तकर्ता, संदेश, चैनल और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। Why is effective communication important to young people? युवा लोगों के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण क्यों है? तो किशोरावस्था जीवन के इस संक्रमणकालीन चरण के दौरान संचार में अत्यधिक परिवर्तन का दौर है और भी अधिक महत्व रखती है। युवा लोगों को अपनी भावनाओं या निर्णय के बारे में दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए सुसज्जित होना चाहिए। इसके अलावा एक युवा व्यक्ति जिसे सलाह की जरूरत होती है या जो कुछ आशंकाओं को दूर करता है, उसे दूसरों से बात करने और खुद को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। और कंक्लूजन ऑफ दिस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज, अन्य लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। संचार के माध्यम से लोग एक दूसरे को कुछ समझ तक पहुंचते हैं, एक दूसरे को पसंद करना सीखते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, विश्वास का निर्माण करते हैं और अपने बारे में और लोगों को उनके बारे में अधिक सीखते हैं। जो लोग प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं, वे लचीले ढंग से, कुशलता से और जिम्मेदारी से दूसरों के साथ बातचीत करना जानते हैं, लेकिन अपनी जरूरत और अखंडता का त्याग के बिना। अभी आपके लिए इसका हिंदी कंटेंट भी दिखा देती हूँ। आप पॉज करके
इसको पढ़ सकते हैं। स्किल्स, टाइप्स ऑफ स्किल। देन ये है जीवन कौशल, सेल्फ अवेयरनेस, सहानुभूति, क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल, निर्णय लेना, पारस्परिक संबंध, प्रभावी संचार इत्यादि। ये एक्टिविटी है, वो कुछ पढ़ने की नहीं जरूरत नहीं। ये है फिजिकल और सामाजिक फैक्टर्स, फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। इसमें हमने देखा हेरेडिटरी यानी वंशानुगत, स्वविकास, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन स्थितियां इत्यादि। फिलोसॉफिकल फैक्टर्स which influence or shaping the personality and they are पिछले अनुभव, सपने और महत्वाकांक्षा, सेल्फ इमेज, वैल्यूज यानी मान इत्यादि। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस डिटेल में दिया गया है। आत्म जागरूकता के फैक्टर्स क्या है, तो सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ नॉलेज या एक्सप्लोरेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ टॉक, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ पर्पस, व्यक्तित्व और विशिष्टता, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, वैल्यूज मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, कैरेक्टर यानी चरित्र। सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। स्वॉट विंडो, स्वॉट एनालिसिस, जोहरी विंडो। इसमें तो इस पे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ तक हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया है। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।